सर। जी जी। अनिल कुमार सिंह जी, जो एक प्रगतिशील किसान हैं नेपाल से, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आए और सदन में अपने अनुभवों को और अपने सारे प्रयासों को, जो उनकी एक लर्निंग हैबिट है, जो वो सीखते हैं और सब चीज का प्रयोग करते हैं, वो सभी लोगों से साझा करें। आदरणीय अनिल कुमार जी। जी ओम सर, ओम सभी लोगों को नमस्कार सर। सर असल में मैं अधिकतर गन्ना की खेती करता हूँ सर, और कई बार शाहजहांपुर, जो उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर पड़ता है, वहाँ 2-3 बार ट्रेनिंग में जा चुका हूँ। वहाँ जाने के बाद पहले तो रासायनिक खेती पर ही निर्भर था पूरी तरह फुल्ली। उसके बाद जब वहाँ गया तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ठीक है, रासायनिक से थोड़ा जैविक तरफ आइए। उसके बाद जैविक तरफ आने के लिए हम लोग को प्रशिक्षित किया गया। वहाँ बोला गया कि ठीक है, एक अगर नहीं आने से ठीक होगा तो आप क्या करें, जैसे आप मान लीजिए 150 किलो देते हैं कोई रासायनिक खाद, तो उसको 150 को क्या कीजिए कि पहली साल 125 किलो दीजिए, और जीवामृत है, वर्मी कंपोस्ट है, जो भी है जैविक खाद को आप बढ़ाते जाइए, और साल दर साल प्रति वर्ष में उसको कम करते जाइए, रासायनिक खाद को कम करते जाइए। इसी बीच में हमारे जो मेयर साहब है आदरणीय मोहन पांडे जी, उनका झुकाव जैविक खेती की तरफ बहुत है। तो उन्होंने लगभग 50 हेलो हेलो हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। उन्होंने लगभग 50 लोगों को, मतलब वहाँ ट्रेनिंग के लिए, जैसे रवि अनिल सर आए हुए थे, भुवनेश्वर सर आए थे, पुष्पा मैडम आई हुई थी, और कुछ एक दो किसान भी जुड़े हुए थे बिहार से, तो आकर के हम लोग को ट्रेनिंग दिए। ट्रेनिंग में बहुत अच्छा लगा, हम लोग बहुत कुछ सीख पाए वहाँ, उन लोगों से बहुत ज्ञान लिए। ज्ञान लेने के बाद उससे पहले से भी मैं थोड़ा वर्मी कंपोस्ट वगैरह बना ही रहा था। सर लोग को दिखा भी दिया मैंने। घर आए थे सर लोग, उत्सुकता बस उन्होंने देखा कि हम वास्तव में ही बना रहे हैं। सब्जी तो फुली मैं जो भी अपने सब्जी खाता हूँ, बागान में जो लगाता हूँ, सारा मैं मतलब जैविक खेती के माध्यम से ही बनाता हूँ, चूंकि जहन हम लोग खाए। और गन्ने के खेती में भी अब धीरे धीरे रासायनिक मल को कम करते जा रहे हैं, और इसको सांगानिक मल और कंपोस्ट और जैविक, जितना भी जैविक मल है उसको, उसकी मात्रा बढ़ाते जा रहा हूँ सर। और प्रत्येक हम लोग के वार्ड में, हम लोग का जो म्यूनिसिपैलिटी है, नगर पालिका, उसमें जमा 10 वार्ड है। प्रत्येक वार्ड में एक 2 महीने के लिए एक मतलब सहजकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है हम लोग को, अन्य किसान को सिखाने के लिए। तो मैंने खास करके मैंने यहाँ जीवामृत बनाने का, जितना भी जैविक है, जैविक कीटनाशक बनाने का, जैसे अग्नाश बनाने का सिखाया, अभी भी बना रहे हैं, 10 परनी बना रहा हूँ, और लोगों को सिखा रहा हूँ कि कैसे बनाने से मतलब कीड़ा भागेगा। इस तरह का मैं ट्रेनिंग किसानों को दे रहा हूँ, और किसान लाभान्वित भी हो रहे हैं। बहुत किसान शुरू भी कर दिया है करना जैविक खेती। और मोहन पांडे जी का पूरा ध्येय है कि हाँ, किस तरह से जैविक खेती की तरफ उन्मुख हो लोग, उसके प्रति जागृति पैदा हो, और रासायनिक खेती से मुंह मोड़ करके जैविक खेती की तरफ लोग झुकाव हो उन लोगों का। और प्रश्न है तो ये सर, मैं सारी बात बताऊंगा कि मैं बोलता रहा हूँ। जी अनिल जी, थोड़ी सी आप ये जरूर बताएं कि जैसे गन्ने की खेती और अभी जो सब्जी की खेती आप अपने लिए कर रहे हैं, उसमें जो बदलाव और आपको आया है कुछ, वो थोड़ा सा बताइए सब लोगों को। निश्चित रूप से जो बागान वहाँ बैगन मैंने लगा रखा है, तो उसमें देखा पूरा पहले वर्मी कंपोस्ट देते थे, जब से मैं ट्रेनिंग लेकर आया हूँ तो जीवामृत भी बना करके उसमें मैं डाल रहा हूँ और सिंचाई कर रहा हूँ। तो उसका फलन में सब कुछ में देख रहे हैं अंतर, उसका स्वाद, फलन और स्वास्थ्य के लिए तो खैर मतलब एकदम बढ़िया है, इसमें तो कोई शंका की बात ही नहीं है। सब्जी खेती जितना भी मैं करता हूँ, चाहे आलू भी मैंने किया था, आलू भी किया था, तो उसमें भी मैं रासायनिक खाद नहीं दिया था मैंने। जी जी। जैविक खाद दे करके आलू, आप मेरे घर आए भी थे सर, आपने देखा भी था, मैंने कहा था कि देख लीजिए इसमें जड़ में अगर डीएपी या पोटास होगा तो डीएपी का तो सफेद सफेद जड़ में मिल जाता है, इसलिए आप देख लीजिए मैंने जैविक खाद ही डाला है इसमें। तो वर्मी कंपोस्ट वगैरह सब जैविक खाद वगैरह ही डाल करके मैं सब्जी उत्पादन करता हूँ, और लोगों को भी प्रेरणा देता हूँ कि आप लोग भी करें।
जहर मुक्त खाना खाएं आप लोग, ऐसा मैं सभी किसानों को प्रेरित करता हूँ। और खासकर हमारे वार्ड के जितने भी किसान हैं हमसे मतलब खुशी है कि भाई हाँ कम से कम हम लोग को ऐसे 2 ही महीना के लिए नियुक्त किया गया है। लेकिन मैं सभी किसानों को बोलता हूँ कि 2 महीना की बात नहीं है, हम जितना जब भी आप चाहे आप 10 बजे रात को बुलाए। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो बाजार करते हैं, खेती व्यावसायिक खेती करते हैं, जो बाजार ले जाते हैं, जैसे सब्जी वगैरह करेला है, नेनुआ है, मतलब ये सब ले जाते हैं बाजार ले जाते हैं तो उन लोग को फुर्सत कम मिलता है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई अगर 9 बजे रात में आप बोलिएगा, 9 बजे रात में मैं आऊंगा और आपको जो सो सिखलाऊंगा मैं। उन लोग को अगर दाम का समस्या था उसमें गर्म करने के लिए जैसे अग्न्यास्त्र बनाते हैं, तो उसमें अग्न्यास्त्र बनाने के लिए गर्म करने के लिए बोला कि हम लोग के पास बर्तन नहीं है, तो बर्तन में पर्सनली बर्तन खरीद करके और उन लोग को बुला करके उन लोग को सिखाया कि भाई ऐसे कीजिए। तो मैं तो अपनी तरफ से सर पूरी प्रयास कर रहा हूँ लोग ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती की तरफ झुकाव हो और इसका फायदा उठाए और आम जनमानस भी उससे लाभान्वित हो, जहर मुक्त खाना खाए। अनिल जी एक चीज बताइएगा, जैसे कि आप की एक बड़ी अच्छी हैबिट है जो लर्निंग हैबिट है, मैंने देखा सभी लोगों ने देखा इस चीज को कि आप लखनऊ के संपर्क में रहे और आदरणीय मेहता सर के भी संपर्क में भी अभी आप हैं, आपकी काफी तारीफ भी मेहता सर करते हैं। तो एक चीज सब लोगों को बताइए कि ये जो अपने साथ आप पढ़ने और सीखने की जो आपकी हैबिट है वो कितना प्रभावित किया है आपकी खेती किसानी को? बहुत स्वाभाविक है जब आप उसमें मतलब समर्पण की मतलब भावना रखिएगा तो कोई भी आदमी, मैं हूँ अथवा जो कोई हो, जिस जिस में मैं व्यवसाय में से जब मैं जुड़ा हूँ उसमें समर्पण की भावना है तो स्वाभाविक बात है लाभ उठाना, तो लाभ होना तो स्वाभाविक बात है। उसमें हानि की तो बात ही नहीं, जैविक खेती में किसी तरह से हानि नहीं है। बिल्कुल। अच्छा और जी जी मेहता सर लोग से मतलब मेहता सर क्या कहूँ इतना मतलब सहयोग करते हैं मुझे कि क्या कहूँ। मैं तो उनसे मिला नहीं हूँ, बस समझिए एकलव्य जैसे मैं जैसे द्रोणाचार्य का फोटो रख करके सीखता था उस तरह से मैं उनकी पूजा समझिए एक तरह से करता हूँ मेहता सर का। और एकलव्य जैसा आप बयान नहीं कर सकता हूँ कितना सहयोग करते हैं। जब भी मैं फोन करता हूँ तो सर मतलब इतना मतलब सहयोग करते हैं, जो भी बात होता है बताते हैं। हालांकि मैं ही थोड़ा संकोच बस उनसे अधिक नहीं बात करता हूँ कि थोड़ा खराब न सोचे कि नहीं इसलिए फोन करता है, नहीं तो मैं तो सीखने की प्रवृत्ति है सर, क्या बताऊँ इसको। लेकिन चूंकि सोचता हूँ कि ज्यादा फोन करूंगा तो सर कहीं खराब मानेंगे इसलिए। लेकिन जब भी मैंने फोन किया है तो सर मुझे मतलब बस एक डिस्पल्सेला के रूप में मुझे मतलब शिष्य के रूप में व्यवहार किया है। बहुत बहुत अच्छा व्यवहार, मतलब इतना अच्छा व्यवहार की क्या कहूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो नेपाल का आप लोग का सत्र था उसमें वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मेहता सर की जो 2-2 क्लासेस थी, आप लोग की 3 क्लासेस हो गई, उसमें कभी भी वो पीछे नहीं हटते हैं। इस बार भी बातचीत में आदरणीय पवन सर भी उपलब्ध है, वो हमेशा इस चीज की तारीफ वो करते हैं कि जो आप उनसे संवाद करते रहे हैं। आप जैसे गन्ने की खेती में, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात है अनिल जी, आप जैविक खेती की ओर अपने आप को लेके जा रहे हैं और सदन में सारे लोग उपस्थित हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे थोड़ा सा बताइएगा, सब लोग सुनेंगे इस चीज को, कि गन्ने की जो आपकी खेती रही है, जो जिस तरह की आप करते हैं, उसको आप कभी भविष्य में योजना के तहत लाएंगे जैविक खेती की तरफ? निश्चित रूप से सर, निश्चित रूप से अभी ही मैंने शुरू कर दिया है। मतलब हम लोग के यहाँ 12 कट्ठा, आप लोग का जो 1 एकड़ होता है ना जी तो हम लोग के यहाँ 12 कट्ठा होता है। 12 कट्ठा बराबर 1 एकड़, जिसको पंजाब तरफ किला बोला जाता है सर। जी तो हम लोग का 12 कट्ठा का 1 एकड़ होता है। तो 1 कट्ठा में मैंने ड्रिप पिट मेथड से जो गन्ना की बुआई होता है वैसा किया है। और उसमें जैविक खेती ही करने का मैंने किया कि जैविक खेती में जैविक खाद ही मैं डाल रहा हूँ। धीरे धीरे और भी तो है कि थोड़ा सा कम कर रहा हूँ और जैविक खाद डाल रहा हूँ और रासायनिक कम कर रहा हूँ। लेकिन उसमें तो फुली 1 कट्ठा में मैं जैविक ही डालने का प्रयास कर रहा हूँ। जैविक डाल करके इसको देखा जाए और तब आगे जितना भी होगा हम बढ़ाने का कोशिश करेंगे सर गन्ने के खेती। अच्छा, जैसे ही गन्ने में आप पॉट का प्रयोग बराबर आप कर रहे थे, तो क्या पॉट में भी कुछ आप उस तरह से जैविक खाद वगैरह मैन्योर मिला के डालेंगे उसके साथ में? जी सर, वो जर्मिनेशन के लिए जो मैं डालता हूँ। जी हाँ, जर्मिनेशन के लिए जो आप डाल रहे हैं, तो जी जी पॉट में उस चीज का निश्चित रूप से सर, उसमें तो क्या करता हूँ मैं, मिट्टी मिट्टी मतलब और बालू
बालू, मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट, यही चीज डाल करके मैं बनाता हूँ सर। जी जी जी। नहीं, मेरा वही पूछना था, क्योंकि जब मैंने आपके छत पर उस चीज को देखा तो आप एक चीज का जरूर थोड़ा सा, क्योंकि देखिए आपके पास पिक्चर्स बहुत हैं, जैसे आपके गन्ने की लंबाई काफी अच्छी रही है, 9 9 फीट की लंबाई ऊंचाई थी उसकी, तो आप 9 फीट से भी आई था सर, 9 फीट नीचे था, 10 फीट 12 फीट इस तरह। 12 फीट, जी जी जी। तो एक चीज उसमें अनिल जी जरूर करिएगा कि जैसे अभी आप जो परिवर्तन करेंगे ना, तो उसमें हर एक चीज का फोटो जरूर रखिएगा अपने साथ में, कि जैसे कुछ के एक रिकॉर्ड के रूप में फोटो आपके पास हो, और थोड़ा कृपया करके मेरे साथ भी साझा करिएगा, तो एक अनुभव जो है, जितने किसान सभी लोग सुनेंगे, जो लोग देखेंगे ना, तो उनके लिए भी मैं एक ड्राफ्ट ऐसा बना करके सब ग्रुप में आपके पास भी भेज दूंगा, जो मनरा का ग्रुप है, और सब लोग से साझा भी करूंगा उस चीज को। असल में सर हम लोग क्या सिंचाई का भी सुविधा उतना बढ़िया नहीं है, जैसे जीवामृत डालते हैं तो जीवामृत डालने के बाद सिंचाई करना, सिंचाई के साथ ही खास करके मतलब निर्देशन दिया गया आप लोग की तरफ से जी सिंचाई की सुविधा बढ़िया है नहीं, हम लोग के यहाँ लेयर बढ़िया है नहीं, इसके चलते भी दूसरी बात कि हम लोग नेपाल वासी जो है तो यहाँ भ्रष्टाचार अधिक है, बोलना नहीं चाहिए पर, लेकिन भ्रष्टाचार जिसके कारण हम लोग को यहाँ मतलब इतना भारत में सुविधा है, किसानों को सब्सिडी दिया जाता है, हम लोग को उतना मिलता नहीं है, जो भी मिलता है उसमें भ्रष्टाचार अधिक है, किसान तक पहुंच नहीं पाता है सब चीज जगह पे। अच्छा अच्छा। और चलते भी हम लोग सब पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, थोड़ी सी तो प्रभावित करती ही है, जो स्थिति अनुकूल ना होने पे दिक्कत होती है थोड़ी, लेकिन एक चीज है कि आप लोग माइलस्टोन तो आप बनेंगे जी इसमें। फिर भी संघर्ष कर रहा हूँ सर, फिर भी संघर्ष कर रहा हूँ मैं, संघर्ष करके भी, लेकिन खेती जैविक जैविक खेती कर भी रहा हूँ और लोग को भी प्रेरणा देता हूँ कि आप भी जैविक खेती करें। बिल्कुल बिल्कुल। लोग को जागरूक बना रहा हूँ सर मैं। हाँ, उसको एकदम ड्राफ्टिंग जैसे आप करते हैं जरूर करते रहिएगा। आपकी एक अच्छी चीज भी है, जो आप फोटो वगैरह अपने पास संग्रहित करते हैं, उसकी जरूर रखिएगा, डेवलपमेंट की शुरू से, कि उसकी ऊंचाई इतनी बढ़ी, क्या फर्क आया दोनों में, जो एक तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करते हैं ना, वो आपके लिए भी कारगर होगा, और वो आप शेयर भी कर सकते हैं। जैसे कभी भी आप कहीं भी लखनऊ बातचीत करें, या कभी मेहता सर से बात कभी आपकी हो, तो उसमें भी आप एक आपके लिए दोनों एग्जाम्पल को तुलनात्मक करके आप अपने साथ कर सकते हैं अनिल जी। और इसमें एक चीज और बताइएगा, जैसे आप लोग उस समय सत्र के दौरान एक समस्या थी कि गाय, देसी गाय के प्रयोग का, के गोबर के प्रयोग का, तो क्या ये समस्या के रूप में आप अभी आप लोग क्या प्रयोग कर रहे हैं? देसी गाय के जगह पे क्या जर्सी का प्रयोग कर रहे हैं, या भैंस के? देसी गाय का ही प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन अब सभी लोग तो करते थे, जिनके पास देसी गाय है उनसे ले लेता हूँ। अच्छा अच्छा। गोबर गोबर मिट्टी इकट्ठा करने को बोल देता हूँ तो उन लोग से ले लेता हूँ। और एक साथ क्या आप लोग की ग्रुप फॉर्म, जैसे आप बता रहे हैं कि ग्रुप फॉर्म आप लोग की हुई है, कि आपके अलावा, क्योंकि आपके तरह से और भी लोग साथ में आए हैं जो आपके साथ? ग्रुप फॉर्म हम लोग के यहाँ सर, एक प्रत्येक वार्ड में सर, जैसे हम लोग के नगर पालिका में 10 वार्ड है जी, तो 10 वार्ड में मतलब प्रत्येक वार्ड में 25-25 मतलब सदस्य है, 25-25 सदस्यों का एक ग्रुप फॉर्म हो गया है सर जी। उसमें से। अब सभी लोग तो अभी लाभान्वित नहीं हो पाए, सभी लोग तो अभी शुरू नहीं किया है, लेकिन कुछ लोग जो है सो शुरू कर दिए हैं। नहीं, मेरे जी, मेरा मेरा पूछने का मतलब इसमें यह था अनिल जी, कि जब एक समस्या जो सिंचाई से संबंधित थी, और उसमें जो बैंक के जो अधिकारी थे, उनका कहना था कि मेरे पास हम ग्रुप में आप लोग की मदद कर पाएंगे। आपको याद होगा, जो लक्ष्मी विलास वाले बैंक के जो आए थे, तो क्या उसमें वो, जी जी, तो क्या वो लोग अभी कुछ इसमें मदद कर पाएंगे, जो आप लोग, आपके वार्ड में अगर 25 लोग एक साथ आते हैं तो उस संस्था के रूप में? अब वो तो पूछना पड़ेगा सर, कंफर्म नहीं हुआ होगा। अच्छा अच्छा। जी रंजना जी, और कोई सवाल जो जो अनिल जी के अनुभव से हम लोग ले पाए? जी जी, मैं सदन में पूछती हूँ। जी, अनिल कुमार जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। जी हाँ, शरद भैया ने हैंड रेज किया है। शरद भैया, आप अपना सवाल करिए। जी, स्वागत है। जी, आपने जो ट्रेनिंग ली थी हमारे यहाँ सर लोगों से, फिर ट्रेनिंग के बाद आपके खेती में कितना बदलाव आया?
अनिल जी, शरद जी पूछ रहे हैं कि ट्रेनिंग के जी बाद सर, क्या जी बदलाव सर, है? ट्रेनिंग के बाद में कितना बदलाव आया? जी 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 थोड़ा बहुत सुनाई दिया, थोड़ा बहुत जी सर। असल में सर ऐसा है ना, अभी तो हम लोग का शुरुआती दौर है। ट्रेनिंग के बाद में यहाँ लोग जागरूक होने लगे और धीरे 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 जीवामृत जो अब सभी कुछ तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन जीवामृत जैसे देसी गाय का गोमूत्र, उसमें नहीं कुछ तो कम से कम सिर्फ गोमूत्र में ही पानी मिला करके छिड़काव कर रहा है ताकि कीड़ा भाग जाए। इस तरह का बदलाव तो लोगों में देखने को मिला है। और मैं खास करके मैं तो अभी भी 10 पन्नी बना रहा हूँ सर, और अग्न्यास बनाया, उसको सब्जी जो भी खाता हूँ अथवा कुछ पटाई भी दिया, उसको भी मैंने निर्देशन दिया कि तुम जितना भी सब्जी है सब पर तुम जैविक मैं बना करके देता हूँ, और तुम जैविक ही मतलब उस पर छिड़काव करो, कीटनाशक हो अथवा जीवामृत हो। जीवामृत भी डलवाया है सर, बदलाव तो जरूर आया है सर। जी जी जी, बहुत अच्छा। जियो। हेलो। जी जी अनिल जी। हाँ जी रंजना सर। जी। हाँ जी, और भी कोई हमारे सदन में भाई बहन आदरणीय अनिल कुमार जी से सवाल करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। हाँ जी, चलिए अब हम आदरणीय पवन कुमार सर को ही आमंत्रित करते हैं। अनिल जी, पवन सर आएंगे लाइन पर। जी जी सर, जी सर, जी सर। जी आदरणीय जी पवन। नमस्कार। जी नमस्कार सभी को, सुप्रभात। जी आज का बहुत अच्छे अनुभव साझा किए अनिल जी ने, और रवि जी शायद फोन से उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जी सर। तो बहुत सुंदर आज की वार्ता, और इसका एक छोटा सा मूल्यांकन भी हो गया जब शरद जी ने अपने प्रश्न पूछा कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे कदम बढ़ाते जाना है, तो आगे निश्चित रूप से प्रगति हुई है। इस विषय पर एक अपडेट ये रहा यहाँ की ट्रेनिंग का कि कल रात को ही हमारे जो परसों के मुख्य अतिथि थे बिहार के, उनके साथ संवाद हुआ, और हमने कोशिश की कि जो हमारे इस पूरे मिथिला क्षेत्र के जो जहाँ पर उनकी सहकारिता मिलकर के ये काम कर रहे हैं, तो क्यों ना वो इस नगर पालिका के किसान जो कि सब्जी उत्पादन करते हैं उनको भी साथ लेते हुए काम को आगे बढ़ाएं। और क्योंकि इनका जो नगर पालिका है बिल्कुल बॉर्डर से सटी हुई है, तो इस विषय पर कल तो संवाद नहीं हो पाया जैसा हम सोच रहे थे कि मेयर को भी लेते हुए हम कर लें। लेकिन आने वाले समय पर आजकल परसों जब भी समय मिलेगा तो इस पर हम आगे संवाद करेंगे और यहाँ के किसानों को और आगे जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भारत में जो सुविधाएं हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका तेजी से विकास हो रहा है। तो इस तरह से इनको भी जरा आदान प्रदान अगर हो जाता है तो ये एक अभी कुछ दिन पहले एक और चर्चा हुई थी जब नेपाल से ही एक और साथी राजीव जी हमारे बीच में आए थे, और उन्होंने जब मैंने उनसे पूछा कि अब और क्या आप करना चाहते हैं, तो उनका मानना था कि हमें बायोगैस पर काम करने की जरूरत है, और वहां पर लोगों को शायद बायोगैस की इच्छा भी है, लगाना की चाहते भी हैं। तो चूंकि पतंजलि तो स्वयं इस एक संस्था है जो कि बायोगैस पर निर्माण का कार्य करती है। तो उनके साथ मैंने उनके जो मुख्य कार्यकारी हैं और हमारे मोहन जी हैं उनके साथ एक वीडियो कॉल करा करके उस चीज को समझाने का प्रयास करवा दिया था, और उनका लिंकेज भी करने का प्रयास किया है कि जो जो लोग वहां पर बायोगैस करना चाहते हैं उसको उनके उनके जो मिस्त्री है उनको ट्रेनिंग अगर उपलब्ध हो जाती है, और उनकी जो भी व्यवस्था है उसके अंतर्गत कम से कम तकनीकी सहायता ये प्रदान करके और अन्य सहायता भी प्रदान करके ये संस्था के माध्यम से वहां पर अगर जो लोग इच्छुक होते हैं बायोगैस बनाने के लिए उनको हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनको जोड़ने का काम कर सकते हैं। तो ये यहाँ के उसमें कुछ एक अपडेट हुआ है। बाकी इनके ग्रुप के से जो अभी फोटो और मैसेज वगैरह आते रहते हैं उससे ये प्रतीत होता है कि वो धीरे धीरे अपने वार्डों में वार्ड वाइज उन्होंने अपनी जो सूची बना ली है किसानों की, और उन किसानों को वो प्रशिक्षण देने का कार्य अब कर रहे हैं। तो जागरूकता का कार्य
धीरे धीरे बढ़ेगा, कुछ जागरूकता के माध्यम से और कुछ प्रैक्टिस के माध्यम से और कुछ अन्य तरीके से जो भी कार्य कर रहे हैं, इनको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आने वाले समय पर कि वो अपना कार्य अच्छी तरह से करेंगे और अपने क्षेत्र को एक न केवल अपने क्षेत्र को बल्कि अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे मिथिला का पूरा क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र में और लोगों से कनेक्ट होकर के उसको एक बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये नेपाल के हमारे साथी अनिल जी का आज बहुत अच्छा अनुभव का आदान प्रदान रहा है। और अब इसके साथ साथ एक और चीज जो हो रही थी जिसके बारे में कल ही चेताया गया रंजना जी द्वारा, तो उसके नहीं तो हम तो ऐसा था कि हम सोए हुए इसलिए थे क्योंकि चर्चा हो रही थी कि हम 2 साल पूर्ण कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी क्या तैयारी हुई है, तो हमने तो अभी कोई तैयारी भी नहीं कर रखी थी, कुछ सोच भी नहीं रखा था। तो लेकिन लेकिन फिर उसके बाद जब बातचीत हुई और इस विषय पर चर्चा हुई तो कुछ चीजें सामने समझ में आई कि इस बार हम क्योंकि 2 साल पूर्ण कर रहे हैं और हमारा योगाहार भी 2 चीजों से जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, एक योग के ऊपर और एक आहार के ऊपर। तो क्यों ना ही इसके जो हमारे अच्छे हमारे योग शिक्षक हैं उनके अनुभव साझा करवाए जाए और इसी तरह से हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, उनके अनुभव को साझा करने का प्रयास करें 2 साल पूर्ण होने पर। और इसके साथ ही जो विषय कल हमारा था जल संरक्षण के ऊपर, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा कराएं और जो हमारे कल मुख्य अतिथि आए थे उनको भी उनसे भी इस चीज पर और आगे, जैसा हमने कल बातचीत भी की थी, उस पर हम आगे चर्चा करें। और मुझे लगता है कि इस बार का जो थीम है वो तो अनुभव आधारित चर्चा करने का है और संवाद करने का है। लेकिन एक और चीज का मैं सुझाव देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि स्वेच्छा से योगाहार, ये हम इस बार का अगर थीम रखेंगे तो कैसा रहेगा, इसके बारे में सब बात करें। क्योंकि स्वेच्छा से ही जो काम होते हैं मुझे लगता है उसमें आगे हम सस्टेन होते हैं, स्वेच्छा से सस्टेन कर पाते हैं। और स्वेच्छा से ही योग और आहार केवल इस कार्यक्रम तक ही सीमित नहीं, हमारे अपने जीवन पर हम योग की बात करते हैं, अपने अपने स्वयं के जीवन या परिवार में या समाज में, तो उसमें योग के माध्यम से हमने क्या परिवर्तन देखा और आहार में हमारा क्या परिवर्तन देखा और उसमें बाधाएं क्या रही हैं। क्योंकि कई बार हम कहते हैं, हम बातचीत भी करते हैं, हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं इस 3 घंटे में, लेकिन जब उसको उस 3 घंटे के बाद जब हम करने की बातचीत करते हैं तो उस समय फिर कई बार बाधाएं आती हैं, कुछ स्थिति हो सकती है, कुछ कोई और कारण भी हो सकते हैं। तो इनको अपनाने में बाधाएं क्या हैं, इस पर हम चर्चा करें। इसलिए इसका नाम, इसकी थीम स्वेच्छा से योगाहार पर हम कर सकते हैं। तो 2 थीम हमारी रहेंगी, एक स्वेच्छा से योगाहार और जिस पर हम चर्चा करें, और इसके अलावा हम पानी संरक्षण के ऊपर भी एक बातचीत करें। ये कुछ चीजें समझ में आई मुझे अभी तक के, लेकिन इस सब में इस विषय पर सबके विचार आमंत्रित हैं और कि हम इसको किस प्रकार से आगे लेकर के चले। तो इतना कह के मुझे अपनी वाणी को विराम देना है और सबकी बात सुनने का प्रयास करना है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर, आपने बहुत सुंदर नाम दिया स्वेच्छा से योगाहार, और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें भी की सदन में आपका। तो अब हमने बहुत दिन हो गए हैं रवि आदित्य सर को सुना नहीं है, तो फिर अभी हम रवि आदित्य सर को ही बुलाते हैं, वो आए और अपनी बात रखें। आपका स्वागत है रवि आदित्य जी, सर। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी। आदरणीय पवन सर की दोनों जो उन्होंने दिया है, एक जो हमारे वार्षिक उत्सव के लिए, कि ये दोनों विषय एक ऐसा है जिसमें हम सभी के लिए अति आवश्यक है। एक तो जल संरक्षण आधारित इसलिए है कि आने वाले समय में, जो आने वाले 20 वर्षों 30 वर्षों के बाद, आप अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है आप उसके लिए क्या दे रहे हैं।
आप अगर एक कैलकुलेशन करते जाएं तो जो शॉर्टकट्स है जीवन के, कि आप भूजल संरक्षण के लिए हम लोग मोबाइल रिचार्ज कर लेते हैं और मोबाइल की बैलेंस खत्म होती है तो रिचार्ज आप कर रहे हैं, लेकिन क्या पानी का जो बैलेंस है उसके लिए क्या हमारी तरफ से क्या कोई योजना है या कोई क्या ऐसी व्यवस्था हम कर पा रहे हैं कि हम अपने वाटर रिचार्ज की क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं? तो कई जगहों पे सब लोगों ने वाटर रिचार्ज के लिए वो बैंगलोर जैसे महानगरों में भी इसका प्रयोग किया गया है, और गांव में भी जैसे हमारे यहाँ भी मुख्य अतिथि के रूप में आए पुरुषोत्तम जी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि तालाब के रूप में, क्योंकि अगर हम लोग जल जो सबमर्सिबल के माध्यम से अपने घरों में प्रयोग कर ले या बोरिंग के माध्यम से अपने खेतों में उसका पटवन ले लें, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी जल जिस जगह से अगर उसकी निकासी हो रही है तो वापस उसका के रूप में वहां पे हमारी ओर से भी ये हमारा जो ये होनी चाहिए कि हम उसको वापस कैसे लौटाएं। तो एक वर्षा के जल का संरक्षण का क्या हमारे पास क्या कोई व्यवस्था है या क्या उस तरह की कुछ क्रियाएं की गई हैं? साथ ही साथ जो सर का ये कहना बहुत ही उचित था कि जो स्वैच्छिक अगर आप कोई काम कर रहे हैं, यानी एक जो मोटिवेशन होता है किसी काम को देख करके कि आप उधर उस बातों से आप प्रभावित हो और आप उससे आगे बढ़ें। मैं विगत कुछ दिनों से आप लोगों से नहीं जुड़ पा रहा था क्योंकि एक समस्याएं थी कि मैं अपने पिताजी के साथ सुबह एक थेरेपी सेंटर में चला जाता था उनके साथ में, और उन्हीं बीच में जो हमारा जो मुख्य समय रहता था उस वक्त उनके एक्सरसाइज का वक्त होता था तो मैं नहीं जुड़ पा रहा था। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक हकीकत में ये है कि जैसे अभी अनिल जी भी जुड़े हुए हैं और अनिल जी भी ने भी कहा कि अनिल जी ने की जो एक लर्निंग हैबिट के साथ साथ कि वो सीखने की उनकी रही है, और सीखने के साथ साथ एक अच्छे जो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही डॉक्टर मेहता सर के बारे में, एकलव्य के रूप में आप दूर से, क्योंकि आप सब सोचे कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जब ये कॉल हम लोग की जो सेशन थे और उसमें मेहता सर का 3 सत्र था और वहां पे संवाद हुआ और ये सीखने की हैबिट थी, तो उनको जो चीज मोटिवेट किया वहां से, आप लोग सभी लोग को याद होगा हम लोग नेपाल से जुड़े थे और योग के बाद वहां पे हम लोग उस दिन भी रंजना जी आपको याद होगा और शरद वर्मा जी सभी लोगों के, अनिल जी उस वक्त भी हम लोग के बीच में से आए थे और उन्होंने बातें की थी। तो आज का दिन है और उस दिन का दिन है। एक जो शरद वर्मा जी के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि एक मोटिवेशन आपको कैसे मिला, कि आप कैसे कर सकते हैं। तो मोटिवेशन का एक सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि आप एक समूह के बीच में रहें, वैसे पॉजिटिव लोगों के बीच में रहें जो आपको किसी चीज के लिए मोटिवेट कर सके और अपने कार्यों से मोटिवेट कर सके। तो कभी भी अगर आप इनके खेतों में जाएंगे, इनको देखेंगे, तो आपको स्वतः लगेगा कि जब इनके गन्ने की ऊंचाई इतनी ज्यादा है, मैं तो कम बोल गया 9 फीट की, या उन्होंने बताया 13-14 फीट तक की ऊंचाई है, तो उसमें इनका एक अच्छा लेसन है, लर्निंग रहता था कि एक हम रिकॉर्ड कैसे बना रहे हैं। ठीक वही चीजें आ गई कि आप जैविक की तरफ जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जब आप किसी चीज को सीख रहे हैं, और इन्होंने जो अपने में कहा कि हम 9 बजे रात तक में भी 10 बजे रात तक उपलब्ध हैं किसी को सिखाने के लिए, तो एक शिक्षा ही ऐसा है जो इनको स्वतः प्रेरित किया। और इसमें हम लोग का एक, तो मैं कहूँगा कि एक अगर एक हल्का सा भी शून्य मात्र का भी योगदान रहा, जो अनिल जी और वहाँ पे जितने भी वैसे लोग थे जिनकी मोटिवेशन करने में, जिनको प्रेरित करने में, एक हम लोग के लिए बहुत बड़ा उपहार ये रहा कि अगर ये उस तरह से आगे प्रेरित होकर आगे बढ़े, तो ये शीर्षक बहुत ही अच्छा रहेगा और ये विषय बहुत ही अच्छा रहेगा रंजना जी कि हम लोग इस पे चिंतन करें, क्योंकि ये जब चिंतन पे आएगा तभी वो चिंतन मनन के बाद वो कार्य में परिणित होगा कि आप कैसे जल संरक्षण कर सकते हैं, मिसयूज ऑफ वाटर जो है, पानी को आप ना करके कैसे बचा सकते हैं और कैसे उसका प्रयोग में ला सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन सर आपका और सदन के सभी लोगों का, अनिल जी विशेषकर आपका, क्योंकि आपने जब रिक्वेस्ट के बाद आपने कहा और अभी आप खेत में हैं और आप कहे कि धूप में है कि टावर पकड़ता रहे और बातचीत हो जाए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका। असल में हम लोग के यहाँ अभी कुछ दिन पहले आए थे लेकिन फिर चले गए। अभी चिलवरिया चीनी मिल है यूपी में जी, वहाँ है, तो मतलब पीएन सिंह, प्रेम नारायण सिंह सर है वहाँ, जी, तो उन्होंने जल संरक्षण के बारे में बताया था कि जैसे आपने बताया ना कि हम लोग रिचार्ज करते हैं, जैसे टेलीफोन को ही रिचार्ज करते हैं, मोबाइल को, तो उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके बताया था जी, जी, कि कहीं ना कहीं मान लीजिए चाहे जितना भी आप समतल कर ले लेजर लेवल से, लेकिन कहीं ना कहीं क्या करते पानी तो मतलब का बहाव तो होता ही है खेत में, तो जहाँ पर अंतिम बहाव होता है जहाँ वहां पर आप क्या कीजिए कि एक बोर कर दीजिए, और जहाँ आपका वाटर मतलब जहाँ मतलब बालू की मात्रा है, वाटर लेवल जहाँ से आता है वहां तक आप बोर करके और उसमें जाने दीजिए उस पानी को, तो वो स्वतः रिचार्ज हो जाएगा। फिर उसको बाद में आप
उपयोग में ला सकते उस पानी को। नहीं तो नीचे जब पानी नहीं रहेगा, जब उसका संरक्षण ही नहीं कीजिएगा, तो फिर आप उपयोग में कैसे लीजिएगा उसको। जी बिल्कुल। उन्होंने बताया था, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके उन्होंने दिया था सिद्धांत। जी बिल्कुल, ये ऐसा है ना कि अभी बैंगलोर से लेकर के आप अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे भी देखिए, अभी जैसे पवन सर का कहना ये सही है कि जब चर्चा में कोई बात आएगी तो आप उस चीज को रिसर्च करेंगे, उसको आप ढूंढेंगे। आप गूगल के माध्यम से जाएं, यूट्यूब के माध्यम से जाएं, कहीं भी जाएं, आप एक लिटरेचर ढूंढेंगे। और जैसे आप कहते हैं ना कि एक जो चंदन की खुशबू है, जैसे आपने अगर इस चीज को अभी जो जो बताई, तो आप अपने साथ जितने लोग हैं सबको आपने बताया कि देखिए इस प्रकार की चीजें हैं। तो देख देख के भी बहुत सारी चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं। बहुत ही उपयोगी है अनिल जी। जी जी रंजना जी। हाँ जी रवि आदित्य सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर आपकी बातें। बहुत दिन हो गए थे, 2-3 महीने हो गए थे। आप मैंने बीच में भी आपको फोन किया था, आप ज्वाइन हो जाइए, मगर आपने कहा था कि आपके पिताजी का थोड़ा सा काम चल रहा है, उनकी तबीयत की वजह से। तो कोई बात नहीं, अभी आज जुड़ गए हैं और अच्छा लगा कि योगा हर के जितने भी सदस्य हैं, जो कभी एब्सेंट रहते हैं तो फिर सदन सुना हो जाता है। तो जी जी, सबको अब ये शिकायत नहीं रहेगी रंजना जी, मैं अब नियमित रूप से जुड़ा रहूंगा। जी जी जी, सबका करते हुए ये हमारा योगाहार कार्यक्रम अपना एक परिवार की तरह है, और एक भी परिवार का सदस्य ना हो तो फिर सुना हो जाता है। हमने कहा है तो सभी का करते हुए है, सभी रोज जुड़िए और अन्य लोगों को भी योगाहार में जोड़ने का कष्ट करिए। तो आगे हम आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब की तरफ चलते हैं, उनकी आवाज नहीं सुनी। जी सदन को प्रणाम। और जैसा कि आज आदरणीय पवन सर जी ने कहा है कि हमें 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, 2 मई को हमें योगाहार उत्सव मनाना है, और हम उसका अनुभव ले लेंगे योग विषय पे। और जो चीफ गेस्ट रहे हैं विद्वान जन, उनका अनुभव का सुनेंगे कि 2 मई को कि हमने अभी तक 2 वर्ष में क्या पाया है और क्या हो किया है और क्या और कर सकते हैं। और बाकी सभी सदन में जो उपस्थित हैं उन भाई बहनों का सबका मार्गदर्शन सुझाव ले लें एक एक करके। आदरणीय रंजना जी, ओम। जी धन्यवाद सर। और चलिए, आज सबसे पहले मैं आदरणीय अनूप बिश्नोई जी को बुलाती हूँ, वो आए और बताएं कि वो आप योगाहार से जुड़े, तो योगाहार के बारे में आप क्या अनुभव बताइए। आदरणीय अनूप बिश्नोई जी, हरियाणा से हैं। अनूप बिश्नोई जी होंगे या अंकुश जी होंगे? अंकुश जी करते हैं उनका, तो नहीं, कोई अनूप भी हो। बिश्नोई। हाँ। चलिए, उनको वहां तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। धन्यवाद रंजना बहन जी। आज इस योगाहार के कार्यक्रम में मैं आज के मुख्य अतिथि जो हमारे नेपाल से जुड़े हुए हैं माननीय अनिल जी, उनका मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। साथ में आज के जो योग टीचर हमारी बहन थी, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। वो भी अपना योग का कार्यक्रम बहुत अच्छा तरह से चलाएं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आदरणीय पवन सर के प्रयास से जो हम नेपाल में छोटा सा, उसको बहुत बड़ा हम लोग नहीं कहेंगे, एक शुरुआत था, और वहां के लिए भी एक शुरुआत था। एक नगर पालिका में करीब 50 लोगों की ट्रेनिंग हुई, और उस ट्रेनिंग के माध्यम से वहां पे फिर एक जागरूकता बढ़ी है। और ये सारे लोग टीओटी की ट्रेनिंग किए थे, जैसे कि अपने वहां हुआ था, और फिर ये अपने अपने क्षेत्रों में 25-25 किसानों की ट्रेनिंग कर रहे हैं। इन लोगों की ट्रेनिंग 2 महीने की है। 2 महीने तक इन लोगों को नियुक्त मतलब वहां से लिया गया है, और वो ये लोग फिर वहां जाकर के अपने किसानों को उनके घर पे कराते हैं। हमारी भी बात अनिल जी से बराबर होती रहती है, वो अपनी बात को बताते रहते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि एक इन लोगों के अंदर
कुछ सीखने की बहुत ललक थी। और जैसा कि हम लोगों ने देखा वहां कि जब एक कार्यक्रम बनता है कोई ट्रेनिंग का, तो उसमें रखा जाता है कि नहीं, अगर हम सुबह से लेकर के शाम तक इतना बिजी शेड्यूल रखेंगे तो लोग उब जाएंगे। लेकिन यह एक बात जो है वहां गलत साबित हुआ। और सुबह से लेकर के 5 बजे से लेकर के और शाम तक, ये मानकर चलिए कि 10 बजे रात तक, कभी कभी मतलब 9 बजे तक रखा गया था, लेकिन कभी कभी मोहन पांडे जी जो वहां के मेयर थे, उनका शाम को क्लास रहता था, जो बैठ करके और चर्चा करते थे अपने संबंध में, अपने विचारों पर। कभी कोई चैप्टर हो जाता था तो वो भी चैप्टर जो है करीब 10 बजे रात तक चल जाता था। इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद सब लोग आनंद से रहते थे और सब कुछ सीखने की ललक, सब कुछ जानने की ललक। और यही कारण था कि बड़े कम समय में वो लोग काफी कुछ जान गए और फिर अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके लिए इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से आगे करते रहें। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में नेपाल में और भी जो मेयर हैं और लोग भी हैं, वो लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को कराएंगे और फिर आगे ये कारवां बढ़ता चला जाएगा। अपना पड़ोसी देश है और हम लोगों का मित्र देश भी है, तो ये लोग भी खुशहाल रहे, अपनी जैविक खेती को आगे बढ़ाएं। इसके लिए इन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आगे हम लोग को जो कार्यक्रम करना है 2 साल पे, जैसा कि आदरणीय सर ने, पवन सर ने बताया कि जल संरक्षण पर और स्वैच्छिक योगाहार में सम्मिलित होने पर, स्वैच्छिक एक शब्द ऐसा है कि इसमें अगर कोई काम आप जबरदस्ती किसी से कराते हैं तो वो दबाव में कार्यक्रम उतना दिन तक सफल नहीं हो पाता है जैसा कि चाहिए। आप लोग देख रहे हैं कि इस कार्यक्रम में तमाम लोग ऐसे हैं कि जो लोग शुरू से आते हैं जाते हैं, तमाम चीजें उनके, ऐसा नहीं कि जो लोग हैं इसमें शामिल उनके पास कोई काम नहीं पड़ता है। निश्चित रूप से सब लोगों के पास काम है, सब लोग अपने काम को निपटाते हुए और एक योग के महत्व को समझते हुए वो जानते हैं कि सुबह अगर हम 7 बजे उठने की बजाय 5 बजे उठ जाते हैं और अपने योग को कर लेते हैं थोड़ा सा, तो निश्चित रूप से उनकी शरीर तंदुरुस्त हो जाती है और उनके काम करने की क्षमताएं भी बढ़ जाती हैं। तो जिनको ये आभास हो जाएगा, जिनको ये कार्यक्रम लग जाएगा कि नहीं, हम निश्चित रूप से ये अगर किसी माध्यम से, ये एक माध्यम होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपने अपनी एक व्यवस्था बनाई, अकेले कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक अनिवार्य लग गया कि नहीं, आप थोड़ा सा मोबाइल अपना ऑन कर लीजिए, कुछ देखते रहिए और फिर उस माध्यम से वो और एक अच्छा बात बन गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहते हैं और काफी लोग इसमें शुरू से जुड़े हैं, आते जाते रहते हैं और अपने काम को करते रहते हैं। तो जी आगे जो है जल संरक्षण पर जो चर्चाएं करनी है, उसमें मैं एक ही बात आपसे बताऊंगा कि मैं अपने गांव का देखता हूं, जबकि वहां जल संरक्षण पर कोई चर्चा ही नहीं हुआ है, लेकिन मैं एक अनुभव आपको बता रहा हूं कि हमारे गांव में एक पोखरा था जो गर्मी के सीजन में सूख जाता था और सूखने की वजह से नतीजा ये होता था कि गर्मी के जो मई जून का 2 महीने का जो समय होता था, उसमें सबके हैंडपाइप की पानी बहुत हल्का हल्का निकलता है। क्योंकि मेरा जो रूरल का गांव है वो बिल्कुल देहात एरिया में है, तो हम लोग देखते थे कि वो बिल्कुल पानी जो है, अगर जो पहले लोग हैंडपाइप चलाते थे तो बहुत समय लगता था वो हैंडपाइप से पानी निकालने में। धीरे धीरे व्यवस्था बढ़ी और लोग जो है अपने अपने हैंडपाइपों में ही मोटर से सेट होकर के, जैसे समरसेबल चलता है शहरों में या और जगह भी, देहात में अभी नहीं है, तो उसी में एक आधा सौर का एक मोटर लगा लगा करके लोग अपना टंकी बनाते गए और पानी का सप्लाई करते गए। नतीजा ये हुआ कि पूरे गांव में सबके पास, उसके बाद एक और व्यवस्था बनी कि पूरे गांव की नाली बन गई और नाली को जोड़ करके उस पोखरे से जोड़ दिया गया। और अब आपको मैं बताऊं कि कभी भी वो पोखरा सूखता नहीं है, क्योंकि पूरे गांव का पानी उसमें जाता है
और सब लोग समरसेबल चलाते, अरे वो चूंकि मोटर चलाते हैं तो सबका पानी पर्याप्त निकलता है और सब पानी एक जगह जाके गिरता है, वो पूरा फूल रहता है और उसके फूल रहने की वजह से वो जो 2 महीने का प्रॉब्लम रहता था गांव के लोगों को, वो सब सॉल्व हो गया। तो ये अनुभव लोग जो है वहां खुद किए कि देखिए ये कार्यक्रम इस तरह से हुआ, इसमें पानी रहने लगा तो सारी समस्याएं दूर हो गई। तो इसी तरह से जहां जहां भी अगर हम जितना भी व्यवस्था कर सकते हैं, काफी लोग इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। आज के डेट में भी जो अच्छी कंपनियां हैं और जिनका बहुत बड़ा एरिया है, वो भी अपने पूरी एरिया के पानी को कोशिश कर रहे हैं कि पूरी एरिया का पानी अगर हमारा बरसात का है तो वहीं अपने वहां जगह जगह वो अपनी व्यवस्था बना करके वहीं लीचिंग करा रहे हैं, वहीं लीच करा रहे हैं, वहीं पानी जो है नीचे कर रहे हैं ताकि ये नीचे चला जाए और फिर समय से हम अपना लेते रहें। तो इस तरह से काम करने की जरूरत है। एक बार फिर आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से अपने समाज की सेवा, देश की सेवा में लगे रहें। जैविक खेती में जितना भी आप कर सकते हैं शुरुआत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। एक बार फिर सबको नमन, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आपने बहुत सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। जो पहली बात तो आपने पतंजलि प्रशिक्षण नेपाल में दिया था, आप रवि आदित्य सर, भुवनेश्वर राय जी, आपने हमारी या पतंजलि से पूरी टीम गई थी वहां पर। तो वहां जाकर अनिल कुमार जी तैयार हो गए और वो रासायनिक खेती कर छोड़कर वो हमारे प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की तरफ उन्होंने अपनी पहल कर दी है। और उन्होंने खुद आज हमारे योगाहार मंच में आकर उन्हें अपनी बात भी रखी। बहुत सुंदर प्रयास और बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन है हमारे पतंजलि योगाहार टीम का। जाकर हमारे कोई अन्य किसान भी वहाँ नेपाल से आ रहे हैं और उन्होंने प्रशिक्षण भी ले लिया। तो ऐसा ही जो आदरणीय पवन कुमार सर कहते हैं, सब में परिवर्तन होना चाहिए और धीरे धीरे परिवर्तन हमें सबको दिख रहा है। और आपने जल संरक्षण के बारे में भी बात बताई है, बहुत सुंदर। जल संरक्षण के बारे में अभी भी ग्रामीण भाग में जो भी समस्याएं रहती है विहिर को जो पानी है, वो पानी की जो उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, वो कम हो जाती है लेवल। तो फिर जब धूप काल रहता है, जब मई जून में आता है, तो जब हम भी छोटे थे तब हमने भी देखा कि वो पानी लेयर बहुत कम हो जाती थी। रात में जब पानी वो झर्रे से वो आ जाता था, फिर वो रात में पानी समा जाता था विहिर में, और फिर सुबह सब महिलाएं वो पानी लेकर अपने पीने के लिए लेकर जा रहे थे। तो अभी देखिए इतना हो गया कि हम बेसिन में जाएंगे तो पानी इतना वेस्टेज होता है, हाथ धोए, बर्तन धोने के लिए। पहले ऐसे एक छोटा सा बर्तन बकेट में ये पानी ले तो सारे बर्तन हो जाते थे, कितने सारे बर्तन। तो हम पानी का, मुझे भी लगता है कि अभी सबने थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए। तो आने वाले भविष्य में हम पानी बचत कर सकते हैं और पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जल संरक्षण होना चाहिए। तो आगे हम आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब को बुलाते, वो आए और अपने योगाहार के बारे में अपनी बात रखे। जी, आदरणीय डी जी को प्रणाम, सदन को नमन। और बहुत ही सुंदर वार्ता चल रही है। हमारे मुख्य अतिथि नेपाल से जुड़े हुए हैं, उनको भी नमन है। और जैसे कि आदरणीय पवन सर जी ने जैसे कि हमेशा की तरह है वो मार्गदर्शन रखते हैं और एक दिशा देते हैं, तो सुंदर ही स्वेच्छा से योगाहार, स्वैच्छिक योगाहार और ये जो हेडिंग आपने दी, ये सुंदर इसलिए भी है और आज के दिन पर प्रासंगिक इसलिए भी हो जाती है कि आज पृथ्वी दिवस भी है और स्वेच्छा से किया गया कार्य हर क्षेत्र में सफलता देता है, ये भी निश्चित है। और हमारा जो योग और आहार का कार्यक्रम है वो असल में
हमारे जीवन और हमारी पृथ्वी को संवारने का दिवस है, अवसर है। और इसके माध्यम से हम उस थीम को भी साकार कर रहे हैं जो कि पृथ्वी दिवस के का इस वर्ष का थीम है कि इन्वेस्ट इन आवर अर्थ, हमारे ग्रह में निवेश करो। तो हम अपने ग्रह में क्या निवेश करें, हम अपनी पृथ्वी के पर क्या निवेश करें? तो हम अपनी पृथ्वी पे निवेश कर रहे हैं जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, और इस माध्यम से विष को दूर कर रहे हैं, जल को संरक्षण कर रहे हैं, और अन्न और मिलेट्स का उत्पादन कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हम जो भी जद्दोजहद कर रहे हैं, वो एक तरह से जीवन को संरक्षण करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। और जीवन को सुरक्षित करने का दूसरा अर्थ जल संरक्षण है। तो दोनों ही थीम समुचित हैं। हमारा जो योग आहार की थीम है और जो जल संरक्षण की थीम है, खासकर हमारे आने वाले 2 वर्ष पर। तो आदरणीय ये दोनों मेन थीम हमारी स्वैच्छिक योग आहार या जो और दूसरी जो मुख्य वार्ता उस दिन रहेगी, क्योंकि जब तक हमें स्वैच्छिकता नहीं आएगी और स्वेच्छा से योगाहार आपने कहा, तो जब तक हमें स्वेच्छा की भावना नहीं आएगी तब तक हम जल संरक्षण तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सीमेंट के बड़े बड़े तालाब बना देंगे अलग अलग प्रोजेक्ट से, जैसे अलग अलग देश भर में दिख रहे हैं। लेकिन वो पानी कहाँ से आएगा, ये हमारी स्वेच्छा से ही संरक्षित हो पाएगा। जैसे रवि आदित्य जी ने भी और अभी अभी आदरणीय मोनी स्वराज जी ने भी कहा कि गांव वालों के पुरुषार्थ से तालाब हमेशा हरे भरे रहे हैं, आगे भी रहेंगे। तो हम स्वेच्छा से योगाहार को आगे बढ़ाते हैं और इसका अनुमोदन करते हैं, जैसे आदरणीय पवन सर जी ने बात रखी है। जी धन्यवाद, प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश सर। और आपने आज बता दिया पृथ्वी दिवस भी है, तो हमारे कर्तव्य बनता है कि हम सबका कि ये हमारी पृथ्वी है, तो इस पर हम जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और जल, इन सब का संरक्षण करें। और तो आगे हम बहुत सुंदर और अपना जो कार्यक्रम है स्वेच्छा से योगाहार, इसके बारे में भी बहुत अच्छा अनुभव बताया। तो आगे बने सिंह जी जिला आगर मालवा से है, आपका स्वागत है आदरणीय जी। ओम। जी। सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज के हमारे योग शिक्षक जो बहन, उन्होंने जो योग कराया आज, वो बिल्कुल ऐसा लगा मुझे कि बहुत पुराना उसका अनुभव है योग कराने का। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने योग कराया। 2 साल से हमारे दैनिक योगार जो क्लास चल रही है, उसमें आज ये विषय आया कि क्या हमने पाया है। हमने जो जीवन में पाया है वो शायद ना किसी कॉलेज में पढ़ कर के पा सकते हम, न ही किसी एक गुरु के पास जाकर के हम पा सकते हैं। देश के कोने कोने से बहुत अनुभवी लोग आए और उन सबका मार्गदर्शन हमें मिला, तो हमें भी ये गर्व महसूस होता है कि दुनिया का पूरा ज्ञान हमने ले लिया, मान के चलो। अलग अलग राज्य से अलग अलग प्रकृति के अनुभवी लोग इस मंच पर आए और उसका अनुभव हमें होता है। जब हम कहीं जाते हैं और शासकीय कर्मचारी या कृषि विभाग के अधिकारी से हम वार्तालाप करते हैं, तो वो हमसे पूछते हैं कि भाई साहब आपने ट्रेनिंग कहाँ लिया, कहाँ आपने अनुभव लिया है। वो हमारे सामने एक बोलने की क्षमता भी नहीं रख पाते, इतना अनुभव हमने दैनिक योगार मंच से लिया है। साथ में आज पृथ्वी दिवस है, जल संरक्षण की बात कर रहे हैं हम। जल संरक्षण तो कर लेते हैं हम, पर जब तक हमारी विचारधारा में बदलाव नहीं आएंगे, जब तक हमको ये करना संभव है। इसके लिए हमको जन जागरूकता, जैसे स्वच्छ भारत मिशन अभियान जो चला था, इसी प्रकार हमें जैविक खेती और जल संरक्षण करने का भी अभियान प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं हम कि हमारी ये योजना
प्रत्येक घर घर तक पहुंचे। मैंने सदन में पहले भी बताया था, जैसे घर घर तिरंगा यात्रा जो है वो ऐसे घर घर गाय और घर घर प्राकृतिक खेती का अभियान सरकार और हम सबको मिलकर के एक सुनियोजन तरीके से, एक रचनात्मक तरीके से करना चाहिए हमें। इससे देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। साथ में हमारे जैविक खेती करने का सिलसिला आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है कि हम सोच रहे हैं कि हमारी सब्जियों का उत्पादन हमें दुगना मिले। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती करने से सब्जियों का उत्पादन कम नहीं होता है, तो क्यों ना हम रासायनिक उत्पादन के भाव में उनका सब्जियों का स्टॉल लगाएंगे तो बहुत स्पीड से बदलाव आएगा प्रत्येक क्षेत्र में। और धीरे 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 फिर हम उसका रेट बढ़ाएंगे तो वो हर मानव तक पहुंचने में सफल होगा। एकदम हम उसको दुगना रेट अगर बताते तो हर आदमी हमारे पास आने से एक चकित हो जाता है कि दुगने पैसे कहाँ से देंगे हम। ये उसके मन में भी ये संभावना रहती है कि ये जैविक है या नहीं है। प्रत्येक आदमी को विश्वास दिलाने के लिए हमको रासायनिक के मूल्य पर ही उसको देना पड़ेगा। जब उसका स्वाद और उसका टेस्ट है, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा मानव का, तो वो फिर बहुत जल्दी अपनी तरफ आकर्षित होंगे। यही मेरा सुझाव था आज का सभी लोगों को। ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बने सिंह भाई साहब, बहुत सुंदर बातें आपने कही। हम सब के विचार में बदल होना आवश्यक है और इसीलिए स्वेच्छा से योगाहार, ये हमारा आदरणीय पवन कुमार सर ने योगाहार को अभी आने वाले उत्सव के बारे में बताया है। तो आगे हम आदरणीय डॉक्टर दुबे सर के पास जाते हैं महाराष्ट्र से। आदरणीय धन्यवाद ताई। आज की चर्चा बहुत अच्छी चल रही है। जो नेपाल के हमारे मुख्य अतिथि, उन्होंने जो अनुभव साझा किया वो भी योगाहार मंच के लिए और योगाहार ने जो काम किया उसके लिए एक अच्छा अनुभव है। और पवन सर ने जो बात छेड़ी है कि भाई क्या किया जाए, उस संदर्भ में कुछ उन्होंने पहलू रखे। मैं सिर्फ इतनी ही बात जोड़ना चाहता हूँ कि अभी प्रोग्राम जो अपना चल रहा है वो सुनते सुनते एक हमारा न्यूज़पेपर आ गया और उसमें बताया गया है स्पेशली महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में गत 90 दिनों में 463 किसानों ने आत्महत्या की। उसका स्टैटिस्टिक दिया है कि हर 5 घंटे में एक किसान ने गत 90 दिनों में आत्महत्या की है, सुसाइड किया है। यह सिर्फ 10-20 जिलों का चित्र है। ये चित्र हर स्टेट में अलग अलग हो सकता है। मेरा कहने का मतलब, जो भी योजनाएं चल रही है शासन स्तर पे, अलग अलग या राज्य स्तर पे, केंद्र सरकार के स्तर पे, इसके बावजूद जो चित्र है ये आईना हमारे सामने। हम योगाहार के संदर्भ में पीछे भी पवन सर ने बोला था और 2-4 दिन के पहले अपनी चर्चा भी हुई थी, उस समय शायद सर कहीं बिजी थे, कि अभी हमको एक्शन मोड पे आना है। तो एक्शन मोड का संदर्भ लेकर मैं इतनी ही बात रखना चाहूंगा कि यह 2 साल का हमारा जो पर्व चलेगा, जो कार्यक्रम होगा, तो इसमें एक्शन मोड की कोई ऐसी चीज जोड़ी जाए, उसका सिलसिला क्या हो, तरीका क्या हो। उसमें कई तरीके हो सकते हैं। मैं पवन सर और बाकी जो लोग उस दिन नहीं थे, 2-3 दिन के पहले सदन में ही चर्चा हुई थी कि क्यों ना हम एक सुझाव ज्ञापन, जिसको बोलेंगे हम, डिमांड ज्ञापन नहीं बोलेंगे, हम सुझाव ज्ञापन, एक सुझाव ज्ञापन जो हम एक बनाए, जिसमें शायद नर्मदापुरम में हमने जो मांग पत्र या जो सुझाव पत्र बनाया था, या पीएम के लिए हमने जो कोई सुझाव पत्र रखा है वो हो सकता है, और भी कुछ नए चीजें, नए पहलू उसमें हो सकते हैं। लेकिन किसानों की दुर्दशा जो देश में चल रही है उसको रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जाए, ऐसा एक सुझाव पत्र यदि हम बनाते हैं और उसको फिर, जैसा उस दिन की चर्चा में हुआ था कि हम जिला कलेक्टर को या फिर हमारे जो प्रतिनिधि है, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, और भी जो भी है, उनको हम देंगे, अलग अलग जगह पे देंगे
और ऐसा देश में 50 स्थानों में भी अगर दिया गया और उसकी जो रिसिप्ट ली जाएंगी और वो रिसिप्ट को इकट्ठा करके यदि हम योगाहार के माध्यम से कृषि मंत्री या जो भी चैनल है वहां तक यदि पहुंचाने का हम सिलसिला लेते हैं तो एक एक्शन प्रोग्राम जिसको बोलते हैं हम, इस तरह का कुछ ना कुछ एक्शन प्रोग्राम 2 साल पूर्व होने के लेवल पर जोड़ा जाए, यही हमारा सुझाव था। और मेरा ये नहीं, पर्सनल नहीं, व्यक्तिगत की बात नहीं है। उस दिन चर्चा भी हुई थी, 1 या 2 दिन चर्चा हुई थी इस पर कि भाई ऐसा कुछ एक्शन मोड उसमें जोड़ा जाए करके। तो ये यदि एक्शन मोड हम जोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि एक नया कदम हम 2 साल के बाद में जोड़ जा रहे हैं। एक्शन के साथ साथ लोग भी जुड़ जाएंगे और ये जो बातें हैं, ये बातें जो ये जो शासन में है, हमारे एमएलए है, एमपी है या और भी जो भी है, कलेक्टर है, तो उनको जब तक हम देंगे नहीं तब तक आज जो खबर आई है कि हर 5 घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है, वो सिलसिला रुकेगा नहीं। यही मेरा नम्र निवेदन है और इसीलिए एक्शन मोड का कुछ ना कुछ पहलू उसमें जोड़ा जाए। इसी प्रार्थना के साथ मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर दुबे सर। ये जी आपने ये बात कही है कि महाराष्ट्र में हर 5 मिनट में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये बहुत दुखद घटना है। तो आपने बहुत ही सुंदर इस पर महत्वपूर्ण आपका सुझाव दिया है। तो आगे इसका कुछ प्रयास हो और आगे हम चलते हैं। आदरणीय गजानन बाजड़ जी वाशिम से है। अगर मेरी आप तक आवाज आ रही है, चलिए कल्पना जी, आदरणीय कल्पना बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? कल्पना जी सादर आमंत्रित है जी। आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय नीलकंठ साबड़े भाई साहब। ओम आदरणीय बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज का जो योगाहार की योग की कक्षा हमारे बहन ने ली, बहुत ही अच्छे तरह से कक्षा सम्मिलित हुई। और आज के हमारे नेपाल से जो मुख्य अतिथि आए और हमारे आदरणीय श्री रवि आदित्य सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि जो नेपाल का ट्रेनिंग का एक्शन मोड यहाँ पर दिख रहा है। और आज जो आदरणीय पवन सर ने एक सब्जेक्ट 2 साल पूरे होने के लिए जो स्वैच्छिक योगाहार रखा है, इससे ही स्वैच्छिक से भी सब चालू होता है। जैसे कि इच्छा होगी मन में तो एक काम करेंगे, तो ये कितना ही भी, जैसे कि एक आदमी के पास समझो 4-5 काम है, लेकिन उसकी इच्छा होने पर वो 6 भी काम कर सकता है। और जिसके मन में इच्छा नहीं, वो एक ही काम हो या न हो तो बोलेगा नहीं मेरे पास बहुत काम है, यही तो काम अभी निपटा नहीं, तो मैं दूसरा काम कैसा लूंगा। तो इस पर स्वेच्छा जब होती है तब आदमी एक काम पर दूसरा काम भी लेता है। तो ये नाम बहुत अच्छा इस थीम रहेगी ये 2 साल पूरे होने के बाद। और एक्शन मोड की बात भी रही तो ये भी बहुत अच्छा है। और योगाहार के 2 साल में अपने क्या सीखे हैं, तो इससे अपने आदरणीय बने सिंह जी ने बहुत अच्छे उदाहरण देकर अपने अपने हिसाब से सभी ने उससे सब पाया है। जैसे कि एक महीने तो पहले बीच में ही कहा था कि एक यूनिवर्सिटी के तरह से ये अपने को हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलता है। तो मैं सभी को धन्यवाद। 2 साल की इस पूरा होने जाने वाले 2 मई को होने वाले हैं, तो उसको भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आज के जो अक्षय तृतीया का दिन है और वसुंधरा माँ का ये जो आज मनाया जा रहा है, उसके लिए भी सबको शुभकामनाएं।
जैसे कि रंजना बहन ने कहा है बेसिन में कितना पानी वेस्ट जाता है, तो जल संरक्षण भी करना है। मैंने कई बार देखा है कि जब अपन ब्रश करते हैं तो नल चालू रहता है, तो इससे ही स्वेच्छा सो से स्वयं ये सब करना है। जैसे कि आदरणीय पवन सर ने एक ये दिया है थीम, वो सब इसमें अपने जीवन जीने की इसमें स्वेच्छा से जब अपन शुरुआत करेंगे तो ये ज्ञान कागज पर नहीं रहेगा, खुद जो ज्ञान होता है वो जैसे कि धूम्रपान स्मोकिंग में लिखा हुआ रहता है, पढ़े लिखे लोग भी वो पढ़ते हैं कि यहाँ पर लिखा है ये अपने सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन ये कागज पर ही रहता है। जब ज्ञान अपने आत्मसात नहीं करता है और खुद से चालू नहीं करता है तब तक वो ज्ञान कुछ काम का नहीं, ऐसा मेरा खुद का एक मत है। तो ओम, मेरे वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। ओम, धन्यवाद, प्रणाम। जी ओम। जी धन्यवाद आदरणीय निखिल साहब, आपने बहुत सुंदर बातें बताई कि स्वेच्छे से योगाहार, ये जो हमारे पवन सर ने नाम दे दिया है योगाहार 2 साल पूरे होने के उपरांत, तो बहुत सुंदर। और सभी ऐसे ही स्वेच्छे से ही हम जो कार्य करेंगे उसमें बहुत आनंद आता है। तो आगे आदरणीय ओंकारनाथ भैया जी से हम निवेदन करते हैं वो भी आए और अपने बात के साथ अपनी बात रखिए। जी आदरणीय ओंकारनाथ जी, झारखंड से। चलिए, ओंकारनाथ भैया तक मेरी आवाज नहीं आ रही है। चलो आज आगे हम आदरणीय बहन प्रभा थापलियाल जी है, तो ऋषिकेश से है, तो उनको आमंत्रित करते वो भी आए और अपने अनुभव योगाहार के बारे में बताने का कष्ट करे। जी प्रभा बहन। धन्यवाद रंजना जी। सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम। आज की हमारी योगाहार की मैम ने बहुत अच्छा योग करवाया, हमारे मुख्य अतिथि जी। और अभी हमारे सर जी ने जो बात कही है, पवन सर जी ने, कि स्वेच्छा से योगाहार, मुन्नीलाल भाई जी ने ये बात जो रखी है, तो इसमें सबसे पहले तो मैं दिनेश सेमवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा है और हमें इतना अच्छा अनुभव इससे मिला है, चाहे योग के बारे में हो, चाहे हमारे किसान भाई बहनों के जो विचार हमें मिलते हैं, जानकारी मिलती है, और अलग अलग राज्यों से जो हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि आते हैं उनके विचार। तो जैसे अभी हमारे भैया बोल रहे थे कि हमें ये सब कुछ ना तो किसी कॉलेज में मिलता, ना किसी स्कूल में, ना किसी और जगह पे हमें ये ज्ञान मिलता। इस कार्यक्रम से जो ज्ञान हमें मिला है, इससे सच में हमें लगता है कि हमारे पास बहुत बड़ी डिग्रियां आ गई हैं। और बीच में कभी मैं लेफ्ट हो जाती हूँ, अपनी निजी कुछ घरेलू प्रॉब्लम के कारण मैं प्रॉपर नहीं जुड़ पाती हूँ, लेकिन जो पिछले 1.5 साल से मैं इस कार्यक्रम से जुड़ी हूँ, तो मुझे काफ़ी अनुभव और काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को इससे मिली हैं। और आप सभी भाई बहनों का सहयोग और सपोर्ट, जानकारी जो मिलती है, इससे हमें काफ़ी ज्ञान हुआ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन प्रभा जी, आपकी बात भी बहुत दिनों से सुनी नहीं थी, आज आपने योगाहार के बारे में बता दिया। और जुड़े रहिए आप भी। और आगे हम, क्योंकि समय अभी हो रहा है, तो आगे बहन प्रणीता साकरे जी अभी अभी जुड़े हैं, तो उनसे भी निवेदन है हमारा कि वो भी अपने योगाहार के बारे में 2 शब्द कहे। जी, आप सभी को योगाहार कार्यक्रम में जितने भी उपस्थित होते हैं सभी सम्मानीय भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ। परम पूज्य स्वामी जी को कोटि कोटि नमन। और धन्यवाद, आपने मुझे 2 शब्द बोलने का अवसर दिया आदरणीय दीदी। और मैं तो अभी अभी जुड़ी हूँ 5 अप्रैल 2023 को,
ग्राम चंदना परसवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत बालाघाट जिले में परसवाड़ा तहसील है और परसवाड़ा तहसील के अंतर्गत ग्राम चंदना है। उसमें गौशाला दर्शन के हिसाब से अपने पूरे प्रदेश में चलते प्रवास में हमारे सम्माननीय मुन्नीलाल जी भाई साहब और आदरणीय कल्पना खोटले दीदी ने सूचित किया कि चंदना आना है, और चंदना आने के बाद में उन्होंने जब सारा विषय समाज के सामने रखा तो अच्छा लगा, और उन्होंने कहा, आग्रह किया कि दैनिक योगाहार कार्यक्रम में बहन जी आप जुड़िए। और मैंने प्रयास की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और लगता है कि विभिन्न प्रकार के विषयों पर जो विश्व कल्याण के लिए, मानव जाति के लिए, समस्त पूरे जीव जंतु धरती माता के कल्याण के लिए जो कार्यक्रम है, जितने अभियान चल रहे हैं, जितने महान पुरुषों ने प्रयास किए हैं, जैसे स्वामी जी योग और विविध प्रकार के ऐसे प्रकल्प पर काम कर रहे हैं जिससे समस्त सृष्टि का कल्याण हो सकता है, और हम निश्चित रूप से विश्व गुरु के स्थान पर भारत एक दिन स्थापित होगा, ऐसी परिकल्पना कर कर चल रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल जैसे कि हमारे आदरणीय उमा शंकर जी भाई साहब ने जल पर जो विषय रखे, वो निश्चित रूप से एक आत्मचिंतन करने का विषय है कि जल की कितनी महत्ता है, और जल, जंगल, जमीन, धरती माता को बचाने का अभियान इस मंच के माध्यम से हो रहा है। ये बहुत ही सराहनीय है, और मैं आगे प्रयास करूंगी कि और भी अन्य भाई बहनें इस दैनिक योगाहार कार्यक्रम में जुड़े, और हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, और यह बहुत अच्छा मंच है। मैं सभी से आग्रह करूंगी कि अपने अपने घर परिवार और अन्य लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें, और हम इसे इस मंच के माध्यम से बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं और कल्याण कर सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद, सादर अभिवादन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन प्रणीता जी, बहुत सुंदर बातें आपने रखी कि सच में ये प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे कोई बने सिंह भाई साहब ने कहा है कि कॉलेज में हम तो पुस्तक की किताबी वो एजुकेशन लेते हैं, मगर यहाँ तो हमने सब कुछ सीखने को मिला, जैसे योगा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, जन सेवा, गौ सेवा, जल संरक्षण, और भी कितना है कि हमें आहार कैसे लेना है, क्या खाना है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये सब कुछ हमारे जीवन के लिए जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं, और हम और किसी का भला भी कर सकते हैं उसके बारे में भी, और बहुत कुछ हमने इस योगाहार मंच पर सीखा, और आगे और सीखेंगे। तो इसके लिए तो आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब और आदरणीय पवन कुमार सर और फिर सभी उनकी टीम का, पतंजलि का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और आगे हम आदरणीय रघुवीर रावत सर के पास चले जाते हैं। तो आदरणीय रघुवीर रावत सर, आपका स्वागत है कि योगाहार उत्सव अपनी बात रखें। सदन को मेरा प्रणाम। और आज नेपाल से जो हमारे मुख्य अतिथि थे, हमको सुन के अच्छा लगा कि वो भी जो पतंजलि के माध्यम से जो वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई थी, तो वो उस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। और रवि आदित्य जी को भी बहुत दिनों बाद सदन में उपस्थित देखकर अच्छा लगा। जो बात जल संरक्षण की चल रही है, तो मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता भी हो कि 2015 सितंबर में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में दुनिया के 193 देशों ने ये एक लक्ष्य निश्चित किए थे, 17 लक्ष्य, जिसको 17 सतत विकास लक्ष्य कहते हैं। 17 SDG गोल भी कहते हैं हम उसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये बनाए गए थे। और इन देशों ने ये 17 आप, और इनमें से इन 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार, मैं देखता हूँ, बहुत ही तेजी से काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि गांव और पंचायत स्तर पे इनकी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है कि ये जो लक्ष्य हैं ये कैसे प्राप्त किए जाए। इसमें 3-4 महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं जो
सरकारों को इन प्राप्त करने हैं। 2030 तक के ये लक्ष्य रखे गए हैं कि हमें ये सब में परिपूर्ण होना है। सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, कोई भूखा न रहे, घर घर जो है जल रहे, जल पर्याप्त मात्रा में रहे। तो जल की जो बात हो रही है वो भी उस लक्ष्य में है कि सबको स्वच्छ से जल मिले, खेती के लिए पर्याप्त जल मिले। और मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑलरेडी काफी काम चल रहा है। सरकार का एक जल जीवन मिशन चल रहा है और एक अटल भूजल योजना चल रही है। और मुझे लगता है सभी जगह ये योजना चल रही है। हमारे उत्तराखंड में अटल ये जो जल मिशन है, ये काफी मात्रा में काफी देखने को मिल रहा है, जिसके तहत ये लक्ष्य निश्चित किया गया है कि घर घर पानी, घर घर जल, मतलब हर घर के अंदर पानी होना चाहिए और नल का पानी होना चाहिए। तो और मैं देखा है, काफी मैं उस समय से घूम रहा हूँ तो कि ऐसा हुआ है कि हर घर में नल लगा है। और मुझे लगता है कि ये जो आपके इधर भी सब जगह ये योजना चल रही होगी। भूजल योजना, अटल भूजल योजना के तहत जल समितियां बन रही हैं गाँव में। किस तरह से हम जल का संरक्षण करें, किस तरह से रिचार्ज करें, किस तरह की हम खेती करें, इस पे बातें हो रही हैं। और आप ये जो वर्ष है 2023, ये मिलेट वर्ष भी है, मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष। ये भी एक जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिलेट ही एक ऐसी क्रॉप है जो ये मोटे अनाज हैं और इसको सरकार बहुत प्रोत्साहन दे रही है। अभी हमारे उत्तराखंड में कैबिनेट डिसीजन लिया गया है कि हम मिड डे मील में जो है ये मोटे अनाजों को डालेंगे। और ये भी निश्चित किया गया है कि जो पीडीएस सिस्टम है, जो उसके तहत हर आदमी को हर कार्ड पे 1 किलो मंडुआ 1 रुपए के हिसाब से, मंडुआ मतलब ये रागी जो है, दिया जाएगा, ताकि लोगों को इसकी खाने की भी आदत पड़े। और जो सरकारी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पे एक काफी बड़ा फंड भी निश्चित किया गया है इस मिलेट वर्ष के उपलक्ष्य में कि कैसे हम इन मोटे अनाजों को बढ़ाएं, क्योंकि ये मोटे अनाज ऐसे हैं जो कम पानी में हो जाते हैं और अगर इनका बहुत अच्छा रेट मिलता है। अभी जो मैं सुन रहा हूँ, हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में अभी 35 रुपये 95 पैसे जो है इसका रेट निश्चित किया गया है मंडुए का पर केजी, जो कि बहुत मैं समझता हूँ अच्छा है। और इसी तरह से जैसे ज्वार बाजरा का रेट भी सरकार काफी बढ़ाने वाली है, जो उसका सपोर्ट प्राइस है। तो अगर इनका प्राइस बहुत अच्छा, और ये जो फसलें हैं ये एक स्वास्थ्य के लिए तो है ही, इनको हम मतलब दवाई के रूप में प्रमोट करने का विचार सरकार है। और इसमें बृहद स्तर पे प्रोसेसिंग और जन जागरूकता का कार्यक्रम इस वर्ष चल रहा है और होने वाला है। क्लस्टर के रूप में जहाँ जो जिस एरिया में ये मोटे अनाज पैदा हो सकते हैं, वहाँ पे ये कार्यक्रम ज़्यादा मात्रा में चलेंगे और इसको बढ़ावा दिया जाएगा। और ये निश्चित रूप से हमारे जो जल संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होता है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी 60% 70% के ऊपर अभी भी हम बारिश पे डिपेंड है। और भले ही काफी प्रगति हुई है इरिगेशन में, और लेकिन उससे हमने जितना दोहन किया है जमीन से, वो अब एक विकट स्थिति पैदा हुई है। जमीन के अंदर भी पानी बहुत गहराई में चला गया है हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में। तो लगभग लगभग 85% जो एरिया है वो पूर्व बारिश पे निर्भर पहाड़ों में। और जो थोड़ा बहुत पानी है जमीन के अंदर,
वो सिर्फ प्लेन एरिया में है, थोड़ा 2-3-4 डिस्ट्रिक्ट जो है, और यहाँ पे जो पहाड़ों में है धीरे-धीरे लोग, क्योंकि जो वर्षा पर आधारित जो क्रॉप होती थी, जो फसलें होती थी, वो ज़्यादातर यही होती थी, मोटे अनाज, और मोटे अनाजों के दाम बहुत कम थे। तो ऐसा अब अ, हमें आशा है कि हमारे क्षेत्र में इन मोटे अनाजों को, जिसमें बर्नयार्ड मिलेट है, झंगोरा है, सांवा जिसको कहते हैं, और मंडवा जो रागी जिसको कहते हैं, और इसके अलावा फॉक्सटेल मिलेट जिसको पौनी हमारे यहाँ पे कहते हैं, कंगनी भी कहते हैं, ये 3 चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी हो रही हैं, होती हैं, होती थी। लेकिन लोगों ने इसलिए छोड़ दिया था कि एक तो इनको सामाजिक रूप से ये माना जाता था, ये मोटा अनाज है, तो गेहूँ और चावल पे सब लोग आ गए। जबकि पहले से ही हम लोग तो अभी भी चाहे कहीं से भी अब बाज़ारों में भी ये उपलब्ध होने लग गया, और और इसके रेट भी काफ़ी बढ़ गए। तो इनकी खेती को बढ़ावा मिलेगा इस मिलेट वर्क्स में, और जो पानी का संरक्षण भी करने में इसमें सक्षमता होती है, क्योंकि ये काफ़ी अ, इसमें बायोमास उत्पन्न होता है, तो एक खेती के मिट्टी के संरक्षण की भी प्रक्रिया शुरू होगी, और मिट्टी में मॉइस्चर भी बढ़ेगा। और जो आदरणीय पवन जी कह रहे थे, ये जल संरक्षण पे अ, हमारे उत्तराखंड की दृष्टि से देखें तो अ, मेरा मानना ये है कि वर्षा का जो पानी का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। और मेरी बात भी चल रही थी, मैं सरकारी स्तर पे भी 1-2 मीटिंग में मैंने बात रखी थी कि ये हर हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहाड़ में पानी सीधे बहता है और नीचे नदियों में चला जाता है। सबसे ज़्यादा पानी तो यहाँ है हमारे उत्तराखंड में, बर्फ के रूप में, और नदियाँ यहाँ से जो जाती हैं वो पूरे देश को पानी देती हैं। लेकिन हम पानी जो है, हमारे लिए पानी नहीं है, क्योंकि ये नीचे है। तो ये जो पानी बह जाता है, इसको कुछ ऐसी योजनाएँ बननी चाहिए, इस जल जीवन ये जो मिशन चल रहा है जल संरक्षण का, कि ये पानी ऊपर ही रुके, और इस पानी का उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब हम बड़े-बड़े इस तरह के स्ट्रक्चर खड़े करें कि जो पानी हमारे ऊपर पहाड़ों में से नीचे गिर जाता है, वो वहीं संरक्षण हो उसका। कल जो हमारे मुख्य अतिथि आए थे, उन्होंने कहा प्लांटेशन, तो प्लांटेशन तो खैर हो ही रहा है और बढ़ भी रहा है उत्तराखंड में। लेकिन इसको रोक के बड़े-बड़े टैंक बनाए जाएँ ऊपर, और टॉप में छोटे-छोटे जो वाटरशेड है, उनको संग्रहित करके वहाँ पानी के टैंक बना के फिर उस पानी का उपयोग हम अपनी खेती के लिए करें। अ, तो अ, आगे भविष्य में हम आशा करते हैं कि ये जो जल संरक्षण है, इस पे काफ़ी जोर दिया जाना चाहिए, स्पेशली हमारे उत्तराखंड में। कि प्लेन्स में तो खोदो और पानी निकालते हैं लोग, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। पहाड़ में इस तरह की वाटर टेबल नहीं होती हैं। भले ही हैंडपंप लग रहे हैं कहीं-कहीं, लेकिन वो भी कुछ समय चलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जल संरक्षण, क्योंकि अगर पानी है तो सब कुछ है, और पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमें हर जगह पानी की ज़रूरत पड़ती है, खेती के लिए, अपने जीवन के लिए, और अगर हमने इसका संरक्षण के बारे में नहीं सोचा, तो भविष्य में हो सकता है कि पानी के लिए लड़ाइयाँ हो जाए। और वैसे हमारे यहाँ पे मैंने देखा कि वो घर-घर नल तो लग गए, लेकिन पानी का स्रोत पे पानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे छोटे-छोटे स्रोत होते हैं, और उसमें कितना पानी होता है। जब तक गाँव में 2-4 जगह पे पानी का नल थे, एक स्टैंड पोस्ट के रूप में, तब तो पानी उपलब्ध रहता था। अभी घर-घर नल लग गए। अब अब वो आधा घंटा पानी देते हैं, उससे पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। और फिर पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ग्रेविटी से जो है पानी नीचे बह जाता है। नीचे वालों को तो पानी मिल जाता है, ऊपर वालों के यहाँ नल में पानी नहीं आता है। तो इस तरह की भी अभी योजनाएँ
जो सरकार के लक्ष्य तो पूरे हो गए क्योंकि इसके लिए पैसा था, तो हर घर में नल तो लग गया, लेकिन अब उसमें पानी नहीं है। तो जो स्रोतों का संरक्षण, पानी किस तरह से हम वर्षा के पानी को रोकें, और इस दिशा में हमारे उत्तराखंड में विशेषतः काम होना चाहिए। राजस्थान में तो ऑलरेडी पहले से पारंपरिक रूप से इस तरह के कार्य हुए हैं, और अभी बृहद रूप से बुंदेलखंड में भी बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण हुए पिछले 20 सालों में। तो ये मैं यही कहूँगा, जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण विषय है और इस पे आगे चर्चा होनी चाहिए इस सदन में। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास जहाँ पर पानी का संरक्षण किया गया। इन लोगों को, इन क्षेत्र के व्यक्तियों को यहाँ पे मुख्य अतिथि रूप में बुलाया जाना चाहिए, और ताकि एक अभियान की तरह इसको हम देखें कि जल संरक्षण हो पाए। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय रघुवीर रावत सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सदन में रखी। और आगे समय हो रहा है तो आदरणीय रामकृपाल पटेल भाई साहब, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो 1 मिनट के लिए आप भी योगाहार के बारे में आप बताइए। जी ओम बहन जी। जी, जो रावत जी ने चर्चा की है बहुत मन से सुनी है मैंने, और बहुत अच्छी बात कही है। तो वाकई में ऐसा हो जाए तो बहुत ही फायदेमंद सभी को होगा। और उन्होंने कहा है कि बुंदेलखंड में काफ़ी मात्रा में, तो हाँ हमारे यहाँ एक योजना लागू हो गई है। ये 2 नदियाँ हैं हमारे, तो 2 नदी है कैन बेतवा। तो ये काफ़ी दिन से उपेक्षित पड़ी है कैन बेतवा लिंक परियोजना, यहाँ से निकल रही है बुंदेलखंड के बीच से। तो इसका काम चालू है, जहाँ तक भूअर्जन का काम चल रहा है। अभी विस्थापन जो गांव होना है उनको कर रहे हैं। तो 2-4 साल में अगर ये हो जाएगी तो बुंदेलखंड तो इतना पानी से भरपूर जो है वो हो जाएगा। तो ये जब निश्चित है कि वो पीएम परियोजना की तरफ से, जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से काम इसको होना है, तो ये हो जाएगा तो वाकई में बुंदेलखंड तो पानी के मामले में अच्छा हो जाएगा। और जो आपने उत्तराखंड के बारे में कही, तो वाकई में मैं एक बार होके आया हूँ, तो वाकई में बहुत चढ़ाई पे है, फिर उतार है, नीचा है, ऊंचा है। तो कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाए। इसी बात के साथ ओम, बहुत बहुत धन्यवाद सभी जनों को जिनने बात रखी अपनी अपनी, जिनने बात सुनी। तो मैं वक्ता कम श्रोता ज्यादा हूँ। ओम, प्रणाम, वंदे मातरम सभी जनों को। ओम, वंदे मातरम। और आगे हमारे भाई साहब जुड़े हुए हैं, आदरणीय रूमी राम जी। अगर मेरी आप तक आवाज आ रही है तो आप भी अपना अनुभव योगाहार के बारे में बताने का कष्ट करें। आदरणीय रूमी राम जी। जी आपको सादर प्रणाम दे दीजिए, समय ज्यादा हो गया है। वैसे तो बहुत अच्छा जो आपने आज का जो सब्जेक्ट रखा हुआ जल संवर्धन, जल संरक्षण के बारे में, इसमें जितनी चर्चा की जाए कम है, क्योंकि इसी से हमारा भविष्य है। सभी अति प्रबुद्ध प्रवक्ताओं ने जो अपने विचार रखे, मैं भी उसी में सहमत हूँ। थोड़ा सा मैं इतना सा जरूर रखना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सत्ता परिवर्तन हमारे गुरुजी ने कर दिया है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए इनको सारथी की भूमिका निभानी ही पड़ेगी। घर घर नल जरूर हैं, लेकिन एक स्थायी रूप से जो हमारा वाटर लेवल है उसे मेंटेन करने के लिए भी, जिस तरह से हमारी बंजर भूमि होती जा रही है, ये जंगल कटते जा रहे हैं, और सरकारें मजबूर हैं पानी के लिए अत्यधिक पैसा खर्च करके काम करने का। मैं अपने ही कार्यकाल का एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ कि मेरे यहाँ पे जब स्वजल के माध्यम से विश्व बैंक के माध्यम से बड़ी योजना आई, तो जो उसमें अधिकारी थे और जो नियमावली थी, नियमावली के अंतर्गत तो उसमें हर नलके के ऊपर मीटर लगना अनिवार्य था। लेकिन ये बड़ा दुखद है कि मेरा कार्यकाल पूरा हुआ और जो दूसरी पंचायत परिवर्तित हुई, तो वो एक भी जगह किसी भी नल के ऊपर कोई भी मीटर नहीं लगा। अब वर्तमान में तो हमारे पास पानी बहुत है, लेकिन नदियों का जो आकार है वो सीमित होता जा रहा है।
धरती का जो भूजल है वो दिन प्रतिदिन बहुत डाउन होता जा रहा है। हमें याद रखनी चाहिए हमेशा कि यदि हम लोग पानी की उपलब्धता के लिए खर्चा करते रहेंगे तो ये तो तब तक कर सकते हो जब तक धरातल पर प्रकृति का ये भंडार भरा हुआ है। लेकिन यदि भंडार को हम खाली करते चले जाएंगे, इसके ऊपर ढंग से अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो निस्संदेह अत्यधिक जो दोहन हम कर रहे हैं। आज हमारे परिवार में 4 बच्चे हैं और 5 जगह नल लगे हुए हैं, हर जगह की टूटियां चलती जा रही हैं। ऐसे लोग इसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। इसके लिए जिस तरह से पानी की उपलब्धता अनिवार्य है सरकार को करनी चाहिए, इसी तरह से इसका व्यवस्थित रूप से इसके बचाव के लिए भी जगह जगह प्रचार प्रसार की जरूरत है। और ताकि हमारा भविष्य, हमारे आने वाले भारत का भविष्य दुनिया में एक अलग से विश्व गुरु की भूमिका निभाते हुए ये दिखा दे कि हिंदुस्तान हर देश से बहुत अग्रणी था, है और रहेगा। इसके लिए हमें अधिकांश रूप से जल संवर्धन और जल संरक्षण के ऊपर ध्यान देना होगा। सरकारों के कान खींचने का काम हमें लगातार करते रहना चाहिए। अभी मैं सुन रहा था कि हर 5 मिनट के अंदर एक किसान आत्महत्या कर रहा है। बहुत दुख होता है, मैं अंदर से बहुत दुखी हो जाता हूँ भावनात्मक रूप से। हम देखिए, अगर किसी भी विभाग के यदि किसी भी अगर कर्मचारी को कोई यदि गुस्से में आकर के एक थप्पड़ भी मार दे तो पूरे का पूरा विभाग आंदोलित हो जाता है। और यही नहीं, पूरे भारत सरकार में पूरे भारत में उसका जो है ज्वाला भड़क जाती है। लेकिन एक किसान जो मेरी बिरादरी का है, जय जवान जय किसान, जिसके बिना देश चलना असंभव है, वो अगर 5 मिनट के बाद हर 5 मिनट में अगर आत्महत्या कर रहा है तो इसके ऊपर भी हमें गहनता से और एक संगठित रूप से एक मजबूत कार्य करने के दिशा में देखना चाहिए। शायद मैंने ज्यादा समय ले लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचारों को सुन करके मैं धन्य हो गया। थैंक यू, धन्यवाद, सबको प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और कल भी हम सदन में ये सब की बातें करेंगे क्योंकि अभी समय हो रहा है। तो आगे हम आदरणीय दिनेश सेमवाल